व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मर्द को जन्म देती हुई एक औरत जब अपनी 200 से ज्यादा हड्डियों को तोड़वा सकती है तो वही औरत उन्हीं मर्दों को इतनी दर्दनाक मौत दे सकती है, ये आज तक किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। इंडोनेशिया की ये कहानी देखने में तो काफी सरल लगती है, लेकिन इसके अंदर दिखाए गए कुछ दृश्य जीते जागते इंसान को झकझोर कर रख देगा। 34 साल की एक खूबसूरत औरत जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, जिसके कारण वो एकदम अकेली पड़ चुकी है। नाम है मार्लिना और रहती है पहाड़ी के ऊपर, जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं रहता। अगर कोई रहता भी है तो किसी से मिलने नहीं जाता, क्योंकि घरों के बीच का फासला बेहद दूर है। ऐसे ही एक घर के बाहर हम एक बाइक को आते हुए देखते हैं, जिस पर बैठे शख्स के गले में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था। इंडोनेशिया के कई गांव में काफी प्रसिद्ध है, पर सिर्फ उसके पास वही नहीं था, बल्कि उसकी पीठ के पीछे एक धारदार चाकू भी था। इतनी में उसकी नजर घर के बाहर दफन हुए एक कब्र पर पड़ी, जो किसकी थी ये तो उसे नहीं पता, लेकिन हाँ, उस पर नाम जरूर किसी का लिखा हुआ था, जिसे पढ़ने के बाद वो सीधा अंदर गया, जहां उसे सामने खड़ी मिली एक अकेली औरत। यही है आज की हमारी कहानी का किरदार। मार्लिना ने उसे डरी हुई आवाज में पूछा कि वो कौन है, तो उसने बताया, मैं मार्कस हूँ, क्या तुम्हारे पति घर पर नहीं है? वो बोली कि वो नीचे गए हैं कुछ सामान और शाम तक लौट आएंगे। उसने तुरंत जवाब दिया कि अगर वो नीचे गया है तो फिर ये पीछे आदमी की लाश किसकी है? मार्लिना के पास कोई जवाब नहीं था। दरअसल दोस्तों, वो लाश उसी के पति की थी। इंडोनेशिया के कुछ कस्बों में ये रिवाज है, वहां पर लोगों के चले जाने के बाद, यानी कि उनकी मृत्यु होने के बाद, उन्हें दफनाया या जलाया नहीं जाता, बल्कि कुछ समय तक उनके करीबी उन्हें अपने साथ रखते हैं, उन्हें खिलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें नहलाते भी हैं। उनका ऐसा मानना है जिस समय उनकी मृत्यु हुई वो सही समय नहीं था, इसीलिए जब सही समय आएगा तब उन्हें वो दफन कर देंगे। और इसी वजह से मार्लिना ने भी अपने पति के शव को वहीं कोने में बैठा रखा है, जिससे उसका झूठ तुरंत ही सामने आ गया और पकड़ा गया। इससे मार्कस के अंदर अजीब सी भावना जाग गई, जिसे शायद अब मार्लिना भी भाप चुकी है। मार्कस के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि इतने बीहड़ इलाके में खूबसूरत बला के साथ समय बिताने के लिए उसकी किस्मत की बात होगी। ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है, लेकिन फिलहाल अभी वो कोई ऐसा कदम उठाता नहीं है, बल्कि उसे चाय बनाकर लाने को कहता है। अब मार्लिना ने भी उसके हाथ में वो धारदार हथियार को देखा था, जिसके बाद कोई बहस किए बिना वो चुपचाप वो जो कहता है वो करती जाती है। अब चाय लाने के बाद वो उसे अपने बगल में बैठने को कहता है, और इसके बाद से ही सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहला सवाल आया, बाहर जो कब्र है वो किसकी है? क्या वो उसके सास और ससुर की है? उसने सीधा उसके मुंह पर कह डाला, ये उसके मतलब की बात नहीं है। मार्कस हैरान रह गया, इसने एकदम ऐसे जवाब कैसे दिया? पर वो अभी भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि अगर उसे चोट या फिर तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो भाग सकती है, और ऐसे समय पर सिर्फ डर ही एक ऐसा हथियार है जिससे अच्छे भले इंसान को भी अपने वश में किया जा सकता है। अब दूसरा सवाल आया, उसके पति की मौत कैसे हुई? क्या उसके बच्चे भी हैं? इस बारी मार्लिना ने जवाब दिया और बताया, उसके पति को हैजा की बीमारी थी, उसके कोई बच्चे नहीं है। ये सुनकर मार्कस मन ही मन खुश हो गया, क्योंकि ऐसे सुनसान इलाके में इतनी खूबसूरत लड़की के साथ रहना उसके लिए बड़ी खुशनसीबी की बात होगी। लेकिन अभी तक मार्लिना ने इतने दूर तक नहीं सोचा था। उसे लगा कि शायद वो सामानों की चोरी करने के लिए आया होगा, लेकिन उसके इरादे तो कुछ और ही थे। वो अपने इरादे धीरे धीरे उसके सामने रखना शुरू करता है। मार्कस ने बताया, वो उसे कुछ नहीं करेगा, बस उसकी सारी भेड़ बकरियों को लेकर चला जाएगा। हाँ, सूरज ढलने पर उसे कुछ और दोस्त भी यहाँ पर आएंगे, जिनके साथ उसे शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा, और साथ में अच्छा सा डिनर भी। उसके पास सिर्फ 1 ही घंटा है, तब तक वो जाकर कुछ को तैयार कर ले। जैसे ही मार्लिना अंदर गई, उसका दिल किसी पीतल की छन्नी की तरह छिल सा गया। चेहरे के भाव मर से गए, क्योंकि अभी तो उसके पति की कुछ दिन पहले मौत हुई है, और अभी तो उसे दफन भी नहीं किया गया है, और उसी के सामने ऐसे घिनौने काम वो लोग करेंगे। और एक बारी तो उसे ख्याल आया कि उसे इस जगह को छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन वो जाएगी कहाँ? आखिर कितनी दूर तक भागेगी? किसी न किसी मोड़ पर ये लोग उसे पकड़ लेंगे, और ये तो उसका ही घर है, इसीलिए उसे यहीं रहना पड़ेगा। देखते ही देखते 1 घंटे का समय बीत गया। वो सभी भी आ गए, और तकरीबन 6 लोग थे, जो आते ही उसके सारी बकरियों को ट्रक में भरने लगते हैं। मार्लिना ये सब दूर खड़ी देखती रहती है। उसका मन तो कह रहा था जाकर वो उन्हें रोके, लेकिन ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि 6 मर्द है और वो अकेली औरत है। इसीलिए उसने चुप्पी साधी, क्योंकि यही चुप्पी आगे जाकर उसका सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। वो कैसे, ये आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। फिलहाल अब वो डिनर को पकाने में लग गई। बाहर वो सारे लोग खूब ठहाके लगा रहे हैं। उनके बीच बातें चल रही है, कौन पहले मार्लिना के साथ सोएगा। ये सारी बातें उसके कानों में किसी तीर की तरह चुभ रही थी। खुद की आंखों के सामने खुद के जलील होने के किस्से कौन सुनना चाहता है। जब वो बाहर गई तो वहां एक आदमी उसकी तरफ आया और उसकी खूबसूरती को देखकर मोहित हो गया।
ऐसा लग रहा है कि मानो उसने आज से पहले उससे खूबसूरत लड़की को नहीं देखा हो। बाद में मार्लिना अंदर गई जहां मार्कस शराब के नशे में पड़ा हुआ था। उसने वहां पर खुद के चेहरे को संवारा और जब तक बाहर आई तब तक जितने भी लोग थे सब मारे जा चुके थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसने उस सूप में एक खास किस्म का जहरीला पौधा मिला दिया था। इसीलिए मैंने कहा था उसकी चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन अभी एक दानव बाकी है जिसे इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। इसीलिए उसने खुद को उसके सामने पेश कर दिया जिसके जाल में वो आ चुका है। और उसी का फायदा उठाकर मार्लिना ने उसके हथियार से उसके गले को उसकी धड़ से अलग कर दिया। कुछ इस तरह से उसने बिना किसी शोर के बड़ी होशियारी से और समझदारी से खुद को लूटने से बचा लिया। लेकिन अभी तो ये सिर्फ कहानी की शुरुआत हुई है और ये इस कहानी का सबसे पहला चैप्टर है। ये सब करने के बाद मार्लिना चुपचाप जाकर अपने पति के शव के पास बैठ गई। उसने सारी बातें साझा करने लगी, कहा कि वो उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि अगर वो नहीं रहता तो उसके पास इतनी शक्ति नहीं आती ये सब करने की। इन 6 लोगों के साथ एक लड़का भी आया था जो फ्रांस का था। उसने मार्लिना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब उसे डिनर को बना रही थी, लेकिन अंदर एक ऐसा शख्स ने आकर उसे ट्रक में ले जाने को कहा। यानी कि इसका मतलब साफ है, आगे जाकर फ्रांस ही मार्लिना के रास्ते का कांटा बनेगा। सुबह का सूरज निकला, मार्लिना घर से बाहर निकली, सीधा चली गई गाँव की उस सड़क की तरफ जहाँ से किसी न किसी एक गाड़ी को गुजरना पड़ता है ताकि लोगों को उन जगहों तक ले जा सके जहाँ उनकी सहूलियत के सारे सामान मिलते हैं। और अगर किसी ने घर में कोई बीमार है या फिर किसी को कोई रिपोर्ट दर्ज करवानी है तो वो पुलिस स्टेशन भी जा सकता है। और आज मार्लिना पुलिस स्टेशन ही जा रही है क्योंकि उसने खुद को सरेंडर करने का मन बना लिया है। अगर किसी ने सबूत मांगा उसने क्या गुनाह किया है तो वो अपना जुर्म अपने हाथ में लेकर आई है, जो था मार्कस का कटा हुआ सर। जी हाँ, वो अपने साथ उसका सर लेकर आई थी जो देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। और ऐसे ही एक लड़की जो उसी गांव में रहने वाली थी वो उसके पास आकर खड़ी हो गई क्योंकि उसने अपने पति की तलाश है। जब उसने मार्लिना के हाथ में वो सिर देखा तो उसके होश उड़ गए। तो मार्लिना ने बताया वो पुलिस के पास जा रही है ताकि खुद को उनके हवाले कर सके। इस दौरान नोबी ने उसे अपने बारे में कुछ चीजें बताई। दरअसल नोबी ने बताया वो माँ बनने वाली है पर 2 दिन से उसका पति घर नहीं आया, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए शहर जा रही है क्योंकि वो चाहती है जब वो अपने बच्चे को जन्म दे तो उसका पति उसके पास रहे। हालांकि वो उसे बहुत मारता पीटता है लेकिन प्यार भी बहुत करता है, इसीलिए वो ऐसी हालत में उसे ढूंढ रही है। तो मार्लिना भी अपने पहले बच्चे के बारे में उसे बताने लगती है, कैसे वो पैदा होते ही मर गया पर उसने उसे खुद से दूर नहीं किया बल्कि अपने घर के बाहर ही उसे दफन कर दिया। यानी कि जो कब्र उसके घर के बाहर है उसी नवजात शिशु की है। अब दोनों थी तो औरतें और दोनों के हालात में भी कुछ एक जैसे थे, बस फर्क इतना था वो खुद के हालातों से लड़ रही हैं ताकि उसे बेहतर बना सके। दूसरे ने लड़ाई के मैदान को छोड़ दिया क्योंकि वो मान गई कि यही उसकी जिंदगी की तकदीर है। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सी सही है? इतने में वहां एक बस आ गई और देखने में किसी कूड़े उठाने वाले की तरह लग रही थी, पर यही यहाँ की सवारी है जिसमें कुछ लोग पहले से सवार। तो अब ये दोनों भी उसी की तरफ बढ़ चुके हैं। लेकिन जब अंदर बैठे तो यात्रियों ने माल्या के हाथ में वो कटा हुआ सर देखा। उनकी रूह कांप गई। वो सभी नीचे उतर गए क्योंकि उन्हें डर था मार्लिना कहीं उनके साथ भी ना ये कर दे। अब ये चीज ड्राइवर को पसंद नहीं आती क्योंकि ऐसा करने पर उसका नुकसान होगा, इसीलिए उसने मार्लिना को नीचे उतरने को कहा। लेकिन अब वो उतरने वाली तो नहीं है और इसीलिए उसने उसके गले पर एक धारदार हथियार रख दिया और गुर्राती हुई आवाज में कहा, पुलिस स्टेशन ले चलो मुझे, वरना मैं तुम्हें अपने साथ ऊपर ले जाऊंगी। उसकी ये धमकी ड्राइवर के कान खड़े कर देती है, इसीलिए तो सभी को उतरने के बाद भी वो उसे बैठा लेता है। नोबी भी उसके साथ थी क्योंकि वो मार्लिना को जानती थी, इसीलिए उसे कोई डर नहीं। हालांकि बीच रास्ते में उसने उसे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, कौन है ये शख्स। मार्लिना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बैठी रही क्योंकि कुछ ही समय के बाद एक और औरत बस का रास्ता रोकती है क्योंकि उसे भी आगे जाना था। वो अपने भांजे के साथ थी और 2 घोड़े भी उसके साथ जो उसे दहेज में मिले और अभी अभी कुछ चंद लम्हे पहले यही पास के घर में उसकी शादी तय हुई है, इसीलिए वो यहाँ पर आई थी। कितनी अजीब बात है, 4 पहियों की बस में 3 सवारी सवार है और तीनों की जिंदगी में शादी और प्यार के एकदम अलग मायने हैं। कोई किसी को खो चुका है तो कोई किसी को ढूंढ रहा है और कोई इसकी नई शुरुआत कर रहा है। फिर एक बस में इसके बाद फिर से बस चलना शुरू हो जाती है कि तभी बीच में मार्लिना को सामने से 2 लोग आते हुए दिखते हैं जो फ्रांस और उसके साथी थे। मार्कस के घर वो जा रहे थे। जब मार्लिना ने उन्हें देखा तो छुप गई क्योंकि अगर उन्होंने उसे देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। हालांकि उन्होंने उसे देखा नहीं पर नोबी समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए जब बस बीच सफर में आराम के लिए रुकी उसने मार्लिना से फिर से पूछा आखिर उसका गुनाह क्या है। तो जाकर उसने बताया कि वो असल में पुलिस के पास जा रही है ताकि खुद को सरेंडर कर सके।
लेकिन नोबी को तो ये जानना था कि वो किस लिए खुद को सरेंडर कर रही है। तो उसने उससे कल रात वाली सारी बात विस्तार में बताई, कैसे कैसे कुछ हैवानों ने उसकी इज्जत को लूटने का मन बनाया और उसने उन सभी की कहानी को खत्म कर दिया। और ये जो कटा हुआ सर है वो उसके सरदार का है। उसकी बातें सुन नोबी ने उसके सलाह दी कि वो बेवजह पुलिस के पास जा रही है, वो कुछ नहीं करेंगे, बल्कि हो सकता है कि वो भी उसके साथ वही करे जो उन लोगों ने उसके साथ करने की कोशिश की। तब तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि आज के समय पर कमजोर औरतों को हर कोई फायदा उठाना चाहता है। वो ये समझ नहीं पाएंगे कि तुम्हें उन लोगों को इसलिए मारा है ताकि तुम खुद को बचा सको। इसीलिए मेरी बात मानो, चलो मेरे साथ चर्च, वहां कन्फेस कर दो जो कुछ भी किया है। पर मार्लिना का कहना था वो चर्च क्यों जाए, उसने कोई गुनाह थोड़ी किया है। इस बीच हम फ्रांस और उसके लोगों को मार्लिना के घर पर देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आगे जाकर यही फ्रांस मार्लिना के रास्ते का कांटा बनने वाला है। तो अब वो समझ गया और जंग अब इन दोनों के बीच छिड़ चुकी है, क्योंकि अपने लोगों की लाशें और अपने सरदार की कटी हुई लाश को देखकर उसका खून खोल जाता है। उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे पता है कि कातिल कौन है। इस बीच मार्लिना और नोबी दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर उनकी बस के पास ये लोग आ पहुंचे। इन्होंने सभी से पूछा क्या वो औरत को जानते हैं, पर हर किसी ने नाम में जवाब दिया। सिर्फ नोबी को ही उसका असली नाम पता था, पर उसने उसे छुपाने को कहा और खुद उस बस के पास चली गई ताकि उन्हें गुमराह कर सके। उसने वहां जाकर झूठ कह दिया कि वो असल में उस औरत को जानती है, लेकिन वो तो शहर चली गई सुबह की बस से, अगर आपको उसे पकड़ना है तो वहीं मिलेगी। उसकी बातों में फ्रांस आ गया, इसीलिए वो उस बस में बैठ गया और यात्रियों को लेकर निकल गया। वहां पर जो औरत थी वो अपना एक घोड़ा वहीं भूल गई थी, जो अब आगे की कहानी में मार्लिना का हमसफर बनने वाली है। यहाँ से अब कहानी का वो मोड़ शुरू होने वाला है, जिसके हर सिरे पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। बस बने रहिए। उस घोड़े पर सवार होकर वो सीधा पहुंची वहां जहां जाने के लिए वो अपने घर से निकली थी, यानी कि पुलिस स्टेशन। पर सीधा वो स्टेशन नहीं गई, बल्कि उसके बाहर ही एक दुकान पर रुकी कुछ खाने पीने के लिए। वहीं बैठी एक छोटी लड़की को देख उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो उसका बेबक अंदाज उसे बेहद पसंद आ गया था। उसमें उसे खुद की झलक नजर आ रही थी, लेकिन मन ही मन वो ये भी दुआ कर रही थी कि उस बच्ची के आगे वो सब कभी ना हो जो उसके साथ हुआ। हमने देखा कि उस मार्कस के सर को एक लकड़ी के बक्से में उसने रखा है। अब क्योंकि उसे आगे लेकर घूमना ठीक नहीं है, सब उसे अजीब सी निगाहों से देख, जो कहीं ना कहीं ठीक भी नहीं है। अगर आप किसी इंसान का कटा हुआ सर अपने हाथ में लेकर घूमेंगे तो हर कोई ऐसा ही देखेगा। इतने में उसे पता चला कि इंस्पेक्टर आ गए हैं, इसीलिए वो अंदर गई और उस बॉक्स को उसी दुकान पर रख दिया उस बच्ची के पास। पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट लिखाई। अभी पुलिस के पास कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी, इसीलिए वो किसी भी तरह कोई भी तहकीकात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसे शुरू करने से पहले उन्हें उस घटना की साइट पर जाना होगा। दरअसल मार्लिना ने उनसे ये कहा कि कुछ लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती शोषण किया है और उसकी सारी भेड़ बकरियों को चुरा लिया। पर इंस्पेक्टर का कहना है ये केस बलात्कार का है और उसके लिए कुछ खास चीजों की जरूरत पड़ती है जो अभी उनके पास नहीं है। जैसे ही वो आ जाएगी वो जांच शुरू कर देंगे। तो मार्लिना ने पूछा कि कितना वक्त लगेगा। इंस्पेक्टर ने जवाब में कहा कि कम से कम 1 महीना। ये सुनकर वो पूरी तरह से टूट गई। अब उसे इंसाफ के लिए 1 महीना रुकना पड़ेगा, तब तक तो फ्रांस और उसके लोग उसे ढूंढकर मार देंगे। इस टूटे दिल के साथ वो बाहर आ गई। वहीं बच्ची की दुकान पर बैठकर रोना शुरू कर दिया, जो देखकर वो बच्ची उसके पास आई और उसे खुद के गले से लगा लिया। किसी ने सही कहा है कि औरत का दर्द सिर्फ औरत ही समझ सकती है, फिर चाहे वो किसी भी उम्र की क्यों ना हो। उसके इस सहारे को मार्लिना को हौसला मिला। उसने ठान लिया कि यहाँ रहने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है इस जगह पर रुकने का। और इसीलिए वो मार्कस के सर को झोले में रखकर आगे बढ़ गई। लेकिन अब उसकी अगली मंजिल और अगला कदम क्या हो सकता है ये उसे भी खुद नहीं पता। बस जहां ये रास्ता उसे लेकर जाएगा उसी की तरफ वो बढ़ती चली जाएगी। इस बीच हम देखते हैं कि फ्रांस ने उस बस ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि वो जरूर उसे कुछ छुपा रहा है। बाकी के लोगों को उसने बंदी बना रखा है, जिसमें नोबी भी थी, जिसके पास उसके पति जोन्स का कॉल आया। पर वो डर के मारे फोन नहीं उठाती, तो फ्रांस ने आकर उसके फोन को छीन लिया और खुद जोन से बात करने लगा। अब उसे पहले से नोबी पर शक था, उसे किसी और मर्द के साथ रिश्ते हैं। जब उसने उसके फोन पर किसी दूसरे शख्स की आवाज को सुना तो उसे पूरा यकीन हो गया। और यहाँ फ्रांस ने ये तक कह दिया कि उसके पेट में पल रहे बच्चे का बाप वो है। नोबी का बसा बसाया घर उसने उजाड़ दिया। इतने में भतीजे ने पीछे से आकर उस पर वार कर दिया। फिर ये तीनों ही उस बस को लेकर फरार हो गए। बीच में नोबी ने एक जगह रुककर अपने पति को कॉल करके सब कुछ समझाया कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं और बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनता, इसीलिए अब नोबी खुद उसके पास गई और उसे सारी बातें समझाई। लेकिन जोन्स के दिमाग में तो अजीब सी कहानियों ने जन्म ले लिया है। न जाने क्या क्या अनाप शनाप वो बोले जा रहा है। जब नोबी ने उसकी बात को काट कर खुद की बात को रखने का मन बनाया तो उसने उसके पीठ पर लात मार दी और कहा कि वो एक वेश्या है।
बाइक लेकर वो निकल गया और बीहड़ में नोबी वहीं उसी हालत में जमीन पर पड़ी खूब रोती रही। उसे अपनी हालत पर बहुत तरस आने लगा है। क्या सोचकर वो जोन्स को ढूंढने निकली थी। उसके मन में तो उसके लिए इतना सा भी प्यार नहीं है। इससे भी बुरा तब हो गया जब वहां पर फ्रांस आ पहुंचा और उसी समय पर मार्लिना का कॉल आ गया, जिसको देखकर फ्रांस ने उससे कहा, फोन उठाओ, ये कहो कि वो उसके घर पर और जल्दी से वो आए। फ्रांस नोबी को लेकर मार्लिना के घर पर पहुंच गया और अंदर मार्कस के शरीर को लाकर बाहर बरामदे में रख दिया और खुद नोबी के साथ वहीं बैठ गया। कुछ देर के बाद घर में मार्लिना की दस्तक होती है। जब उसने अंदर बैठे फ्रांस को देखा, वो समझ गई कि ये सब कुछ एक छलावा है ताकि उसे यहाँ तक बुलाया जा सके। फ्रांस ने उसके हाथ से मार्कस का सर लिया, उसके धड़ पर लगा दिया, जैसे मानो अभी उसके सरदार के अंदर फिर से जान आ जाएगी। बड़ा ही बेबसी वाला माहौल बन गया, क्योंकि दोनों ही औरतों को अब ये पता चल चुका है कि उनके मुकद्दर में सिर्फ जिल्लत के सिवा कुछ नहीं लिखा। इस बीच फ्रांस ने नोबी को डिनर बनाने को कहा और मार्लिना को अपने साथ अंदर ले गया। कुछ ही समय के भीतर अंदर से मार्लिना की चीखें सुनाई देने लगी, जो नोबी के कानों में किसी तीर की तरह चुभ रही थी। पहले तो उसने उसे अनसुना कर दिया, लेकिन फिर अचानक न जाने कहां से उसके अंदर क्या हुआ, वो पहले वाली नोबी नहीं रही। एक हथियार लेकर वो अंदर गई और बिना कुछ सोचे समझे उसे फ्रांस के सीने में घुसा डाला। जब तक फ्रांस के अंदर जान थी, वो उसके इस अवतार को देख दंग रह गया। पर मार्लिना को यकीन था कि नोबी आएगी, क्योंकि एक पीड़ित औरत के पास जब खोने के लिए कुछ नहीं होता तो वो फिर कुछ भी करने को उतारू हो जाती है, अपनी आबरू को बचाने के लिए। अचानक नोबी को लेबर पेन होने लगा तो मार्लिना ने उसकी मदद की। नोबी ने एक लड़के को जन्म दिया, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश थे। शायद ये नोबी की जिंदगी में इस काले साये को बुझाकर उम्मीद का द्वीप जला दे। लेकिन मार्लिना का क्या? उसने जो कत्ल किए, क्या वो उन सभी का हिसाब भी होगा? ये वो ऐसी हमेशा भागती रहेगी। अगर भागेगी भी तो कहाँ भाग कर जाएगी? ये बीहड़ बहुत बड़ा है और इसे पैदल पार कर पाना असंभव है। रेगिस्तान में सुई ढूंढने के बराबर है। आपको क्या लगता है, क्या मार्लिना इस बीहड़ को पार कर लेगी? कहानी इसी सवाल के साथ यहीं पर समाप्त होती है। ये कमाल की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।